हेलो स्टूडेंट्स। आज गॉड के द्वारा अगर हमें सबसे बड़ा गिफ्ट बोला जाए तो वो है हमारा नेचर। अब इस नेचर को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। ये हमें फॉरेस्ट के रूप में मिलता है, ये हमें बारिश के रूप में दिखता है, टेम्परेचर के रूप में दिखता है, एटमॉस्फेयर के रूप में दिखता है, बायोडाइवर्सिटी के रूप में दिखता है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो हमें गिफ्ट भगवान द्वारा दिया गया है वो है नेचर। लेकिन हमारे जो कुछ कंट्रीज हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के चलते इस नेचर को धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इस नेचर को बचाने के लिए, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए समय समय पर प्रोटोकॉल्स को लाया गया, कन्वेंशंस, मीटिंग्स हुई और उसके बाद में उनको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन फिर भी आज बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, माइग्रेटरी स्पीशीज है, हमारे वेटलैंड्स है, एस्टुअरीज है, फॉरेस्ट है, ग्लेशियर्स है, इन सभी को बचाया जा सके। आज हम ऐसे ही कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है मेनली बायोडाइवर्सिटी से, जो कि टाइम टू टाइम हर कंट्री अपने अपने लेवल पे इंप्लीमेंट करती है, अपने अपने लेवल पे उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उसको इंप्लीमेंट करवाती हैं। चलिए आज इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो आए हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर नेचर से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है हमारे प्रोटोकॉल के अंदर और कन्वेंशन के अंदर। सो इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स एक्ट एज अ टूल एंड सेफ गार्ड फॉर द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट को सेव करने के लिए प्रोटोकॉल्स और जो एग्रीमेंट्स, अकॉर्ड्स और जो हमारे कन्वेंशंस होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए क्यों इतने ज्यादा जरूरी होते हैं। देयर आर सेवरल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस इन प्लेस टू प्रोटेक्ट दी एंड मेनी एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। डेफिनेटली इसमें ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। कुछ स्ट्रिक्टेड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ रेगुलेटेड होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर इन वर्ड्स को अगर समझना चाहे तो अगर वर्ड लिखा गया है प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड का मतलब है मैक्सिमम एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसमें अलाउड नहीं है। दूसरा वर्ड यूज किया जाता है रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है काफी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है लेकिन कुछ लेवल पे एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है, जब तक कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जब तक उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बहुत नेसेसरी एक्टिविटी है, उदाहरण के तौर पे जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, जिनकी शुरुआत ही हमारे फॉरेस्ट से हुई है, अगर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फ्रेम करने की कोशिश करें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको उनके राइट्स देने चाहिए, उनको वैसे ही बने रहने देना चाहिए जैसे वो पहले से रहते आए हैं। एंड डेफिनेटली वी आर नॉट ट्रीटिंग देम एज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर एक्चुअली ट्रीटिंग देम एज अ एनिमल्स ओनली। बट डेफिनेटली हम भी एक एनिमल ही हैं, बट हम फॉरेस्ट में नहीं रहते हैं। बट एबोरिजिनल ट्राइब्स जो पहले से ही वहां पे रहती हैं, तो उनके जो राइट्स है, कन्वेंशन जो है, उनके थ्रू वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए ताकि वो नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। ना कि दूसरी अगर कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर देखें, कुछ रिपोर्ट्स बीच में आई थी जिसमें बताया था कि ये ट्राइब्स जो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कम करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है। काफी सारी कन्वेंशंस बाद में हुई हैं, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च हुए हैं जिसमें पता चला है कि हमारी जो एबोरिजिनल ट्राइब जो कि पहले से वहां रहती है वो एनवायरमेंट को कहीं भी डिग्रेड नहीं करती हैं अनटिल अनलेस वो एक्चुअली में किसी से इंटरफेरेंस ना हो। एक्चुअली में वो जो ट्राइब्स हैं वो एक तरीके से पार्ट है हमारे फॉरेस्ट का, वेटलैंड्स का, एस्टुअरीज का, तो उसे ऐसे ही बने रहना चाहिए। तो उस केस में कुछ चीजें, एक्टिविटीज जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, यानी उनको हम कई लेवल तक अलाउ कर देते हैं। बट यस, ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे टूरिज्म हो गया या फिर दूसरी एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेवोल्यूशंस, ये अलाउड नहीं होती है उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के अंदर में, एरियाज के अंदर में। दूसरा होता है रेगुलेटेड, यानी उसमें काफी सारी चीजें अलाउड है बट उनमें एक लिमिट फिक्स कर दी गई है कि अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं, कमर्शियल नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिशिंग करना चाहते हैं तो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एक्टिविटीज को जिसमें अलाउ किया जाता है और प्रॉपरली वहां के जो, अगर हम इंडिया के लेवल पे देखेंगे तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं वो उस एरिया को कंट्रोल करते हैं। फॉरेस्ट सर्वेंट्स होते हैं उस एरिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि चीजों को मेंटेन किया जा सके, यानी रेगुलेट किया जा सके। सारी एक्टिविटीज इसमें यानी अलाउड नहीं होती और सारी एक्टिविटीज इसमें रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे इंपोज की जाती हैं, जो हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए जाते हैं।
कन्वेंशंस की अगर हम बात करें, कन्वेंशन एक ऐसा ऑफिशियल पैक्ट होता है गवर्नमेंट्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, जहां लाइक माइंडेड कंट्रीज और लाइक माइंडेड गवर्नमेंट्स एक साथ मिलकर कुछ डिसीजंस लेती हैं कि फ्यूचर में हमें इस तरह की चीजों को नहीं करना है, हमें इन इन चीजों को हमें प्रोटेक्ट करना है। डेट इज नोन एज कन्वेंशन। इन्हीं कन्वेंशन से निकल के आते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इज वन टूल दैट कैन बी यूज टू चेंज अ कन्वेंशन, यानी कि जब हमें इस कन्वेंशन को थोड़ा चेंज करना है तो बीच में टाइम टाइम पे प्रोटोकॉल्स लाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब पहला कन्वेंशन हुआ था हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में, उसके बाद उसको ठीक से इंप्लीमेंट कराने के लिए लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल। यानी जब कन्वेंशंस आते हैं उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट कराने के लिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लाए जाते हैं प्रोटोकॉल्स। तो एक कन्वेंशन एक ब्रॉड टर्म है, उसी के अंदर में आता है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल साइन करने के बाद कंट्रीज इसको रेटिफाई करती हैं। रेटिफाई करने का मतलब है कि कंट्रीज अपने अपने पार्लियामेंट के थ्रू उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर एक लॉ बनाएगी। एक लॉ बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करेगी, और अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पे एक चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द रेटिफाइड। तो रेटिफाइड और सिग्नेटरी में भी एक डिफरेंस होता है। सिग्नेटरी कंट्री का मतलब है कि वी लाइक योर एग्रीमेंट, और रेटिफाइड का मतलब है वी लाइक योर एग्रीमेंट एंड वी आल्सो इंपोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसके ऊपर लॉ भी बना दिए गए हैं। डेफिनेटली रेटिफाई करने से ज्यादा बाइंडिंग होता है एज कंपेयर टू द सिग्नेटरी जो है वो अगर कंपैरेटिवली देखें तो वीक है, रेटिफिकेशन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के बीच में। जब भी हम पहले मीटिंग करते हैं, कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं बड़े लेवल पे, तो उसको बोला जाता है कन्वेंशन, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स और स्टेक होल्डर्स आते हैं। अब उसके ऊपर में प्रॉपरली हमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट उसको बनाना है, उसके अंदर में और डिटेलिंग में जाना है, दैट इज नॉन एज प्रोटोकॉल्स। पहले कन्वेंशन की हम बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन। रामसर एक सिटी का नाम है ईरान में, जो एक मीटिंग हुआ यहाँ पे 1971 के अंदर में, बेस्ड ऑन वेटलैंड्स, यानी वेटलैंड्स से रिलेटेड एक कन्वेंशन होता है 1971 में, जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, जो कि एक सिटी का नाम है, जो कि लोकेटेड है सर्दर्न शोर ऑफ द कैस्पियन सी। डेफिनेटली ईरान के पास में, कैस्पियन सी के पास में यहाँ पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे पहली बार ये कन्वेंशन होता है। इस कन्वेंशन के अंदर में जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। वेटलैंड एक ऐसा रीजन होता है जिसमें स्टेटिक वाटर भी हो सकता है, फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है, जिसके अंदर में ब्रैकिश वाटर हो सकता है, सलाइन वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, जिसकी लो टाइड के अंदर में जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा ना हो। यानी एक ऐसा वाटर बॉडी जो फ्लोइंग भी हो या फिर मूविंग हो या फिर वो आपका स्टेटिक हो, ब्रैकिश हो, फ्रेश वाटर हो या सलाइन वाटर हो, किसी भी तरह का वाटर हो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता हो और जिसकी मैक्सिमम डेप्थ 6 मीटर हो, उससे ज्यादा ना हो, उसको हम बोलते हैं रामसर के अकॉर्डिंगली वेटलैंड्स। बट इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, जिसमें हमने 6 मीटर की जगह 3 मीटर को ही कंसीडर किया हुआ है। यानी 3 मीटर से जो भी हमारा कम पानी होगा, यानी 3 to 6 हमने इसको कंसीडर किया हुआ है। यानी 3 मीटर तक भी अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है या फिर फ्लोइंग है और वहां पे बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट होती है तो उसको वेटलैंड के अंदर में कंसीडर करेंगे। दुनिया भर के अंदर में ऐसे लाखों रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं, जिसमें अगर हम हजारों रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं। अगर हम टोटल वेटलैंड्स की बात करें तो वो लाखों में होंगी। उदाहरण के तौर पे अगर इंडिया में अगर टोटल वेटलैंड्स की साइट्स अगर हम देखें तो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नमेंट से उन्होंने डेटा मांगा था कि हमें रिपोर्ट दीजिए, पूरी रिपोर्ट बना के पूरे साल की, कि आपने कितने वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज किया है, कितने वेटलैंड्स हैं हमारी इंडिया के अंदर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट लास्ट ईयर सबमिट की है, तो 2.31 लाख वेटलैंड्स हैं इंडिया के अंदर। इन सभी वेटलैंड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सबकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे वेटलैंड जो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, जिनमें बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा है और बहुत सालों से वो खतरों में है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो 2.31 के अंदर में से 84 वेटलैंड्स को रामसर के अंडर डाला गया है। यानी जो 2.31 लाख जो हमारे वेटलैंड्स है पूरे इंडिया के अंदर में,
उन वेटलैंड्स में से 84 रामसर के अंडर में आएंगे, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बनाएगी पूरे, जबकि हम यहां पे कंट्रोल करेगी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाएंगे एक ज्वाइंट वेंचर के साथ में, एक ज्वाइंट कन्वेंशन में, जो कि फ्रेम करेगा रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल के आते हैं वो हमारे 84 के ऊपर अप्लाई होते हैं, और बाकी रिमेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स के द्वारा अपने अपने कंट्रोल करती है। इन्हीं 84 के अंदर में से 2 रामसर साइट्स एक ऐसे कन्वेंशन के अंदर में कंसीडर की गई हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा मॉन्ट्रेक्स यानी रिकॉर्ड, जहां पे बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो चुका है या फिर हो रहा है, हैव बीन अकर्ड और अकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर में भी होता रहेगा। ऐसे जो कन्वेंशंस हैं, ऐसे जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, उन वेटलैंड साइट्स में से पर्टिकुलरली वो साइट्स जो बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, जिनका फास्ट रेट से, उनको डाला जाता है नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज नोन एज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। इसमें पहले इंडिया की चिलिका लेक हुआ करती थी ओडिशा के अंदर में, बट चिलिका लेक के जो हमारा जो डिपार्टमेंट है और वहां के जो लोग हैं, उन्होंने इस कदर से लिया, इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने इस रिकॉर्ड से इसको बाहर निकाल दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब इसका डिग्रेडेशन उस रेट से नहीं हो रहा जितना पहले होता था। तो चिलिका लेक के बाद 2 और अभी हमारे रामसर वेटलैंड साइट्स आ गई हैं। एक है क्यूलाडियो नेशनल पार्क, क्यूलाडियो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान के अंदर में है, राजस्थान के अंदर में है। और दूसरा है लोकटक लेक, लोकटक लेक, जो कि मणिपुर के अंदर में है, मणिपुर के अंदर में है। तो लोकटक लेक मणिपुर और किलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिग्रेडेशन बहुत ही फास्ट रेट से हो रहा है, तो इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इसलिए नेक्स्ट लेवल जो रामसर का है मॉन्ट्रेक्स, उसके अंदर में इसको डाला गया है। डेफिनेटली कुछ टाइम बाद जो गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है, उससे हमें लगता है कि ये दोनों हमारी जो साइट्स हैं, इसको भी यहाँ से मॉन्ट्रेक्स से निकाल दिया जाएगा, वापस से रामसर में आ जाएंगी, और धीरे धीरे हो सकता है कि रामसर से भी निकल जाए और हमारी नॉर्मल वेटलैंड्स के अंदर में एंटर कर जाए, जो कि 2.31 वेटलैंड्स है हमारे पूरे इंडिया के अंदर में। रामसर कन्वेंशन के अंदर में मेन चीज है वेटलैंड क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक ऐसा एरिया जो बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करता है, और अगर हमने इस बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल नहीं किया, इस जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन सर्वाइवल भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि वेटलैंड साइट्स एक ऐसी साइट होती हैं जो कभी, जैसे आपने हमारे 1999 में जो हमारे साइक्लोन और जो ये सुनामी आया था, हमारे 2004 में सुनामी आया था, साइक्लोन्स आए थे, और उसके बाद में भी 2008 में आए, 18 में आए, 19 में आए, उससे हमें बचाने वाला था मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी वेटलैंड का एक पार्ट है, जिसने जो वेव्स थी उनको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था, और कई हजारों जो डेथ हो सकती थी उनको टाल दिया गया। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वेटलैंड से और भी फायदे होते हैं, वाटर को रिचार्ज करने में हेल्पफुल होता है। ये जो सैलाइन वाटर है उसको फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ये फ्लड से हमें बचाता है। ये एक तरीके से मिनरल का एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। ये पैडी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाता है। यहाँ पे हम फिशिंग इसमें कर सकते हैं, एक स्पॉन एरिया हो सकता है, माइग्रेटरी एरिया हो सकता है। तो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम देखते हैं तो ऐसी वेटलैंड साइट्स जो हैं, ये पूरे, अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें और पूरे वर्ल्ड की अगर स्पेशली बात करें, तो लगभग 1.5 लाख स्पीशीज इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर में मिलती हैं। तो डेफिनेटली वेटलैंड को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1982 के अंदर में एज अ रामसर साइट्स, और आज के टाइम पे जब ये ज्वाइन किया गया था तो बहुत ही कम वेटलैंड्स थी इसके अंदर में। आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है, और आज के टाइम पे 84 वेटलैंड्स इंडिया की रामसर के अंडर में आती है। और अभी रिसेंट न्यूज के अगर अकॉर्डिंगली देखें तो 2 वेटलैंड्स और इसमें ऐड होने वाली हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी दिसंबर 2024 के एंड तक जब ये
ये लगभग 90 से ऊपर पहुंच जाएंगी, 90 से ऊपर। डेफिनेटली ये सारा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। गोल है हमारा कन्वेंशन का इज टू कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय कंजर्विंग एंड वाइजली यूज ऑल वेटलैंड्स थ्रू लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। डेफिनेटली वेटलैंड्स को एक ऐसी जगह नहीं है जिसको एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी कंट्रोल कर सके, ये पूरी वर्ल्ड से हमें करना है खत्म। डेफिनेटली इसको यानी वेटलैंड जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हमें खत्म करना है, वेटलैंड्स के नंबर्स हमें बढ़ाने हैं। वो टाइम, एक टाइम था इंडिया में जब लगभग 57% एरिया वेटलैंड हुआ करता था। लगभग हम आज से 300-400 साल पहले की अगर हम बात करें, धीरे 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 करके आज हमारे जो वेटलैंड एरिया है वो 15 पॉइंट समथिंग ही रह गए हैं पूरे इंडिया में अगर हम इंक्लूड करके देखें तो। डेफिनेटली ये और भी फास्ट रेट से डिग्रेड हो रहे हैं, तो हमें जरूरत है इसको बचाने की। इसके अंदर में वेटलैंड्स एक ऐसे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स, ऐसी साइट्स को लिया जाता है जिसमें डिग्रेडेशन काफी फास्ट रेट से हो रहा है, और अगर बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट से हो रहा है तो उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कंसीडर करते हैं। आपके सामने ये जो फोटो दिख रहा है ये मणिपुर लेक का है। मणिपुर का जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक में इस तरह का जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं फुमडीज, फुमडीज पीएच यूएमडीआईएस। फुमडीज एक बहुत ही अच्छे लिविंग क्रिएचर्स हैं, एक तरीके से यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स है, ग्रीन लीव्स हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि एक पेडी क्रॉप्स के लिए एक स्टेगनेंट वाटर भी बनाता है। ये यहाँ पे फिशिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत होता है और नेचुरली फॉर्म होता है, और इसके लिए टूरिज्म भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और वेटलैंड ही नहीं रहेंगे तो टूरिज्म, पेडी क्रॉप्स, और जो फ्लड से कौन बचाएगा, फिल्टर कौन करेगा, वाटर रिटेंशन कौन करेगा, इस वजह से हमें वेटलैंड्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कन्वेंशन की हम बात करते हैं साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। ये साइट्स IUCN, it was created in the response to a decision made by the International Union for Conservation of Nature members in 1963 in IUCN। International Union for Conservation of Nature जो IUCN एक प्राइवेट NGO है जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट कंपनीज, PPP मोड और बहुत सारी चीजों को साथ में लाके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम आउट करने में बहुत सारा हेल्प करता है। डेफिनेटली ये सारी चीजें कोई मैंडेटरी नहीं है, यानी किसी कंट्री के ऊपर ये इंपोज नहीं की जा सकती, कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा डेटा बनाने वाली एक एजेंसी है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, कौन सी स्पीशीज किस रेट से डिक्रीज हो रही है, कौन सी स्पीशीज किस रेट से कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जिसका पॉपुलेशन जो है वो किस रेट से कम हो रहा है, पिछले 10 साल में कितना कम हुआ, 3 जनरेशन में कितना कम हुआ, 250 नंबर में कितनी पॉपुलेशन है, 1000 नंबर में कितनी पॉपुलेशन है, डेटा डेफिसिट कितना है। इसमें 9 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, जैसे हो गया हमारा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड हो गया, हमारा वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटेंड हो गया, डेटा डेफिसिट हो गया, नॉट इवेलुएटेड हो गया, और लीस्ट कंसर्न, ऐसी 9 जो कैटेगरीज है उसमें ये डिवाइड करता है IUCN। 1969 में इसने 63 में सॉरी, ये IUCN लेकर आया अपने एफर्ट्स के द्वारा, यानी ये खुद नहीं लेकर आया, डेफिनेटली इन्होंने गवर्नमेंट को लेकर आया, क्योंकि एनजीओ कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती एनजीओ, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट को साथ में ला सकती है और रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें इस तरह की कुछ चीज बनानी चाहिए जिससे हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये साइट्स होता है 1975 जुलाई में ऑपरेशनल हो जाता है, जिसमें हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। डेफिनेटली रेस्ट्रिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको कट करना इंटरनेशनली ट्रेड के लिए अलाउड है। यानी अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो कि इंडिया का एक्ट है, 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये किसी भी एनिमल की किलिंग को अलाउ नहीं करता, यानी किसी भी कंडीशन में किसी भी एनिमल को किल नहीं किया जा सकता। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, दूसरी कंट्रीज को बीफ प्रोवाइड करता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंदर में एक स्पेशल क्लॉज ऐड किया गया लेटर ऑन कि अगर कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से हो रही है, यानी जिससे इकोनॉमिक वैल्यूज क्रिएट हो रही हैं, तो उस चीज को कुछ टाइम के लिए अलाउ किया जाए। अलग अलग गवर्नमेंट आती है और इसको जो एक्सटेंशन टाइम है उसको बढ़ाती चली जाती है। आज भी इंडिया एक बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, हमारे यहां से बहुत ज्यादा मीट जाता है। डेफिनेटली इसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्दर और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है, ताकि हम
दूसरी चीजों से इकोनॉमिक वैल्यू कर जनरेट करें, बीफ और इस तरह की एक्सपोर्ट ना करें। पर डेफिनेटली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो यही बताते हैं। इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपने बहुत सारे बैग्स सुने होंगे, बैग्स लेदर के बनते हैं, बूट लेदर के बनते हैं, शूज लेदर के बनते हैं, बेल्ट लेदर की बनती है, बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। नाइफ जो होता है उसका जो पीछे का कवर होता है वो लेदर का बनता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लेदर के बनते हैं जिसमें एनिमल्स को यूज किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें प्लांट्स को यूज किया जाता है। तो कुछ लेवल तक इस चीज को अलाउ किया गया है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट खतरे में है और उसकी पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से कम हो रही है, तो उसको रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर में साइट्स के द्वारा, जो कि एफर्ट डाले गए थे IUCN के, जिसके थ्रू ये आया। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं इसमें 184 पार्टीज हैं जो इसके मेंबर हैं, और ये ट्राई करता है टू मेक श्योर दैट द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स इज नॉट endangered by the international trade in their species। डेफिनेटली इकोनॉमिक वैल्यू जिससे जनरेट होती है उसका ट्रेड भी अलाउड है, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। यानी अगर हमने उदाहरण के तौर पे किसी एनिमल को किलिंग और वो जो अलाउ किया गया, इंटरनेशनल ट्रेड भी अलाउ किया गया, लेकिन वो इतना ज्यादा होने लगा कि उसकी पॉपुलेशन ही कम होने लगी, तो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है साइट्स के अंदर में। आज तक 36,000 से 40,000 स्पीशीज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। यानी इसके अंदर में अगर हम बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है और जो हमारा सेक्रेटेरिएट है साइट्स का, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड फाइल फ्लोरा एंड फोना, ये स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के अंदर में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं साइट्स की हर साल, और ये डिसीजन बनाती हैं, डिसीजन लेती हैं कि किस तरीके से हमें और स्ट्रिक्ट इसको बनाना चाहिए। साइट इज अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, यानी अगर कोई कंट्री इसको फॉलो नहीं करती है तो उस पर सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं, उनका ट्रेड भी रोका जा सकता है बिटवीन द पार्टीज, ऑल्दो नेशनल लॉ स्टिल अप्लाई। यानी नेशनल लॉ स्टिल अप्लाई, यानी आप अपनी कंट्री में, यानी थोड़ा बहुत इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, यानी जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर में थोड़े अमेंडमेंट करके आप अपनी कंट्री के अंदर में इसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं, बट डेफिनेटली पूरा चेंजेस अलाउड नहीं है। यानी ये एक तरीके से नेशनल लॉ है और उसका जो रूप है वो भी ये ले सकता है। इट एड इन कोऑर्डिनेशन एडवाइस सपोर्ट फंक्शंस ऑफ द कन्वेंशन, यानी ये जो बॉडी है साइट्स, ये कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, बॉडीज के बीच में, कंपनीज के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में, जो कि इन एनिमल्स और प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें ट्रेड करते हैं। एडवाइस कर सकती हैं गवर्नमेंट को, ये सपोर्ट कर सकती है गवर्नमेंट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का सपोर्ट हो, तो ये अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करती हैं कंट्रीज को, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। ट्रेड के नाम पे गलत तरीके से एनिमल्स को, उनकी पॉपुलेशंस को कम ना किया जाए, उनके साथ डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। इस साइट्स के अंदर में 3 अपेंडिक्स बनाए गए हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में अगर किसी एनिमल को रखा गया है, इसका मतलब है कि वो हाईली प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा लेवल पे उसको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी दी गई है। इसके अंदर में ट्रेड अलाउड नहीं है। ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, या फिर जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज जनरली प्रोहिबिटेड। यानी ऐसी ट्रेड जो इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह के लेदर प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, वो एनिमल्स के ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रही हैं जो एनिमल अभी खतरे में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से टोटल स्पीशीज के जो एनिमल्स के स्पीशीज है उसके 15% इसके अंदर में लाए गए हैं, और 85% प्लांट स्पीशीज है जो इसके अंदर में कंसीडर की गई हैं, जिनके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड अलाउड नहीं है। सेकंड है अपेंडिक्स सेकंड के अंदर में ज्यादातर एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल हैं जो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं हुए बट नियर थ्रेटेंड है। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत जल्दी वो एक तरीके से थ्रेटेंड कैटेगरी में आ जाएगा और उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ऐसी टोटल 65 स्पीशीज, पूरे साइट्स की 65 स्पीशीज एनिमल की इसके अंदर में रखी गई है, 35 प्लांट्स की स्पीशीज इसके अंदर में रखी गई हैं। तीसरा है हमारा अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 का यहां पे मतलब है कि हो सकता है कि जो हमारे 184 ये जो भी कंट्रीज मेंबर्स हैं, ये मेंबर कंट्री में किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत नॉर्मल है या फिर ज्यादा हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा रेट से कम हो रही है। तो वो कंट्रीज
जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है वो दूसरी कंट्रीज को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप इस तरह के ट्रेड्स को ना कीजिए, इस तरह के एनिमल्स को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ना यूज कीजिए। ये एक तरह की रिक्वेस्ट है जो एक कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज करती हैं दूसरे कंट्रीज को, ताकि आप जो, क्योंकि हो सकता है कि आज हमारे यहां जो प्रॉब्लम है वो कल को उनकी कंट्री में भी प्रॉब्लम होने लग जाए। तो ऐसी स्पीशीज जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक से अभी रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में प्रॉब्लम है, उनको डाला जाता है अपेंडिक्स 3 के अंदर में, जो कि टोटल स्पीशीज जो इसके अंदर में है 36,000, उसका 1% ही है। Species subjected to regulation within the jurisdiction of a party for which the cooperation of other जो हमारी पार्टीज हैं इज नीडेड टू कंट्रोल द इंटरनेशनल ट्रेड। उदाहरण के तौर पे जो हमारा स्लोथ बियर होता है कुछ कंट्रीज के अंदर में, कोस्टा रिका के अंदर में ऐसे कुछ एलिफेंट्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में बहुत फास्ट रेट से कम हो रहे हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज से एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपनी कंट्री के अंदर में इसका जो ट्रेड है उसको रोक दीजिए, अदरवाइज इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की, बोन कन्वेंशन, जो कि बोन में हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है बोन कन्वेंशन। ये बोन कन्वेंशन जो है जर्मनी में 23 जून 1971 को आता है। इसको हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज CMS भी बोल सकते हैं। मेन इसका नाम CMS ही है, बट ये हुआ था बोन के अंदर में, इसलिए इसको बोन कन्वेंशन भी बोला जाता है। 1979 में इसको लाया गया। इसका मेन रीजन था कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज होते हैं, उदाहरण के तौर पे जो बर्ड स्पीशीज होती है, एवियन स्पीशीज जो होती हैं, जो फ्लाई करते हैं जनरली, वो टाइम टू टाइम यानी कई जब उनको जो एग देने होते हैं या फिर स्पॉन करना होता है या फिर अपने जो सर्वाइवल के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से जब कई बार फूड की कमी हो जाती है तो वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे। उदाहरण के तौर पे साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया से आती है, वो पहले एंटर करती है चाइना में, मंगोलिया पहले, फिर चाइना में एंटर करती है, फिर धीरे धीरे वो तिब्बत में एंटर करती है, तो फिर वो म्यांमार में एंटर करती है, फिर वो इंडिया में एंटर करने के बाद वो धीरे धीरे करके मालदीव्स की साइड में और फिर वो अफ्रीकन कंट्रीज में चली जाती है। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है साइबेरिया में, धीरे धीरे वो माइग्रेट करके वापस चली जाती है। इंडिया में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, त्रिवेणी में साइबेरियन क्रेन बहुत सारी आती है। अगर हमने इस साइबेरियन क्रेन को इस पर्टिकुलर पाथवे में यहाँ पे इसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया, अच्छा वाटर, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा फूड अगर प्रोवाइड नहीं किया, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो एक ऐसा कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी जो कंट्रीज होती हैं, जिन जिन कंट्रीज में भी ये एनिमल ट्रेवल करेगा, जो उनके माइग्रेटरी कॉरिडोर्स होते हैं, उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन माइग्रेटरी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करें और उनके माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को क्लीन करें, वहां पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस ना करें, इंडस्ट्रीज को अलाउड ना करें, इंडस्ट्रीज को वेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए अलाउ ना करें, ताकि बाकी जो वाटर बॉडीज हैं और जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो कम हो। और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये लेकर आया था कंजर्वेशन के लिए। इट इज द ओनली ग्लोबल एंड यूएन बेस्ड इंटरवेंशनल कन्वेंशन and established exclusively for the conservation and management of the terrestrial, यानी ये एनिमल टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जो मानस नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर में, वहीं पे भूटान से इसकी बाउंड्री मिलती है, भूटान के अंदर है रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो इन दोनों कंट्रीज के अंदर में जो टाइगर हैं वो एक दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते रहते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर फेंसिंग नहीं की गई है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो जो एनिमल्स हैं, जब इंडिया का एनिमल जब वो भूटान में एंटर करेगा, भूटान का एनिमल जब वो इंडिया में एंटर करेगा, मेनली सिक्किम की साइड से, उस टाइम पे जो प्रोटेक्शन है हमें उनके एनिमल को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उन्हें हमारे एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और साल में एक बार एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर में एनिमल्स काउंट किए जाते हैं कि हमारे इस टाइम पे कितने एनिमल्स हैं। अगर हमें अपने एनिमल्स कम दिखाई देते हैं तो हम फिर दोबारा से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं भूटान के साथ कि हमें इतने एनिमल्स हमें वापस रिटर्न करके दीजिए। इस डेटा को मेंटेन किया जाता है बेसिकली, ताकि पता चल जाए कि किस कंट्री से कितने माइग्रेशन हुए हैं, हमारी कंट्री के किसी एनिमल को कोई हार्म तो नहीं पहुंचा है। इस तरह के एग्रीमेंट्स नियर बाय जो कंट्रीज होती है उसमें होते रहते हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकते हैं,
जैसे एलनीनो लानीनो कंडीशन है, एलनीनो लानीनो कंडीशन के अंदर में मेनली क्या होता है, जो फिशेज होती हैं वो टेम्परेचर के हिसाब से वो माइग्रेट कर जाती हैं। यानी एलनीनो जब कंडीशन होती है तो हमारा जो वार्म वाटर है वो ईस्ट ऑफ पैसिफिक में चला जाता है। ईस्ट ऑफ पैसिफिक में जाने की वजह से वहां पे जो सूटेबल जो बर्ड एक तरीके से आप बोल सकते हैं फिशेज होती है वो उस एरिया में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पेरू हो गया और जो हमारा कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया और जो सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि इन फिशेस को प्रोटेक्ट करें। इस बीच में जो शिप मूवमेंट होती है उनको भी, उनके अंदर में भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको हम एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो उसके अंदर में पानी यूज किया जाता है। जनरली क्या होता है, जब शिप एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसके टर्बुलेंस को रोकने के लिए इसके अंदर में बड़े शिप के बीच नीचे एक बलास्ट टैंक होता है। बलास्ट टैंक, ये बलास्ट टैंक जो होता है इसके अंदर में पानी भरा जाता है ताकि वो टर्बुलेंस को रोक सके। यानी अगर वो लेफ्ट वर्ड शिप जो है टिल्ट हो रहा है तो वो जो पानी है बलास्ट टैंक के अंदर में उसको राइट वर्ड कर दिया जाता है ताकि शिप अपने वापस उस लेवल पे आ जाए। अगर वो राइट वर्ड होता है तो बलास्ट टैंक का वाटर लेफ्ट वर्ड कर दिया जाता है ताकि वो वापस अपने लेवल पे आ सके। ये बलास्ट वाटर एक पर्टिकुलर सी से कलेक्ट किया जाता है और जब वो दूसरी कंट्री में पहुंचता है तो वहां पे इस पानी को फिल्टर कर दिया जाता है या पानी निकाल दिया जाता है, दूसरा पानी दोबारा से भरा जाता है। जनरली इस पानी को जो भरा जाता है वो सी से ही भरा जाता है, लेकिन जिस टाइम पे इसको फिल किया जाता है उस टाइम पे जो फिशेज होती है, छोटी छोटी फिशेज जो होती है, उनके जो एग्स होते हैं वो उस पानी में चले जाते हैं और वो हजारों किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद कुछ महीने बाद जब वो दूसरी कंट्री में पहुंचता है तो उस फिश को क्लीन, जब पानी को क्लीन किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो फिश दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। तो इसको हम एलियन स्पीशीज भी बोलते हैं, एवियन स्पीशीज भी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं जो एक दूसरी जगह पे जाने पे, एक तरीके से माइग्रेट करने पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कंट्री में एलियन स्पीशीज पहुंची है उसको ये प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड भी बलास्ट टैंक के बिना हो नहीं सकता, क्योंकि जो टर्बुलेंस है वो भी हमें रोकनी पड़ेगी। इसके लिए बलास्ट कमीशन भी लाया गया जिसमें कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया कि हम दूसरी कंट्री से आने वाला जो बलास्ट टैंक वाटर है उसको ठीक से प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड भी लाए गए। अब जनरली क्या किया जाता है, बलास्ट टैंक वाटर को अगर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करना है शिप को तो बीच में 10-12 बारी उसको चेंज करेगा, ताकि ऐसा ना हो कि फिशेस का बिल्कुल ही एनवायरमेंट चेंज हो जाए 2000 किलोमीटर के बाद। यानी हर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बाद में उस वाटर को चेंज किया जाता है अंडर द बलास्ट वाटर कन्वेंशन। द पार्टीज, अगर हम आप बात करें कि सीएमएस की, तो माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड जो भी आपके जो सिक्योरिटी और जो ये होते हैं कन्वेंशंस होते हैं उसके रिलेटेड ये कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीशीज को करता है। And the need to pay special attention to species conservation status is unfavorable. Definitely जो conservation status है unfavorable है, यानी उसको बहुत ज़्यादा exploit किया जा रहा है, तो उसको protect करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है under the CMS Convention on Migratory Species या फिर Bonn Convention। अगर हम आगे बात करें तो CMS parties में range from legally binding treaties to less for instruments such as memorandum of understanding। यानी अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज 4-5 कंट्री में ही है तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये 4-5 कंट्री मिलकर अपना सेपरेट एमओयू साइन कर सकती है, अपने सेपरेट एग्रीमेंट कर सकती है अंडर द सीएमएस, जिससे वो उसके स्पीशीज को बचा सके। कन्वेंशन ऑफ पार्टीज के अंदर में भी ये डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है, ये हमारा मेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अंदर में 2 अपेंडिक्स लाए गए हैं। पहला अपेंडिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर में एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज जो होती हैं उसको अलाउड नहीं है, यानी उनको प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सकते। सेकेंड लिस्ट है अपेंडिक्स सेकेंड, जिसके अंदर में अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस दिया गया है, यानी कंट्री स्पेसिफिक स्टेटस दिया गया है। The conditions set out in the convention and encourage range states to draft range-wide agreement for
कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज स्पीशीज। रेंज का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी एक रेंज होती है कि वो इतने किलोमीटर में ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम टाइगर की होम रेंज देखें तो टाइगर की होम रेंज होती है 25 किलोमीटर। यानी अगर किसी टाइगर को सर्च करना है तो वो 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर में ही आप उसको सर्च करेंगे, तो 99% चांस है कि वो आपको, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो उसी कंडीशन में 99% चांस में वो 25 किलोमीटर एरिया में ही मिलेगा। इसको बोलते हैं होम रेंज। यानी जो होम रेंजेस कंट्रीज हैं, यानी फिक्स्ड है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज इस टाइम पे यहीं मिलती है, तो उसके लिए स्पेशली जो कन्वेंशन के अंदर में अपेंडिक्स 2 के अंदर में उस एनिमल को डाला जाता है। यानी एनिमल की दो लिस्ट हैं अपेंडिक्स के अंदर में, एक ऐसी लिस्ट है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट है, और एक दूसरी ऐसी लिस्ट है जो अपेंडिक्स सेकंड में आती है, जिसके अंदर में वो एनिमल्स हैं स्पेशली जो फिक्स्ड टाइम पीरियड पे फिक्स्ड कंट्री के अंदर में एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचते हैं, माइग्रेट करते हैं। रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज है, इसका 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी चौथा यानी 14th जो मीटिंग हुआ, ये हुआ हमारा समरकंड के अंदर में, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर में है, और ये 12 से लेकर 17 फरवरी 2024 को हुआ। इस तरह के जो एग्रीमेंट्स है यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता रहता है, यानी जो भी रिसेंट एग्रीमेंट्स होंगे, जो कन्वेंशन होंगे, मीटिंग्स होंगी, सीएमएस को लेके, साइट्स को लेके, रामसर को लेके, डेफिनेटली हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इन तीनों के ऊपर में आते हैं, हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के कन्वेंशंस। इस तरह के बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जो हमारे कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स हैं, समय समय पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको इंप्लीमेंट करती रहती है और अपने लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती रहती है। यूपीएससी इस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल ऑन एन एवरेज 2-3 क्वेश्चंस का एक एवरेज है जो इन 3 कन्वेंशंस और भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशंस है रिलेटेड जो हैं वो पूछे जाते हैं। हमारी जो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनको और देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी।